बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा? हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया गया और फिर आईने पाकिस्तान पर फॉर्म 47 वाली जाली हुकूमत के रातों रात 18 हमले और वजीर कानून का जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम लेने से इनकार। पसे पर्दा क्या चल रहा है, इसका एक मुकम्मल जायजा व्यूअर्स में आपके सामने रखूंगा। और फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का अली अमीन गंडापुर से राब्ता, वीडियो कॉल पर इमरान खान से गुफ्तगू की क्या ऑफर करवाई गई और अली अमीन गंडापुर का क्या जवाब था, इसका मुकम्मल हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी हुआ और इमरान खान के फौजी ट्रायल की मंजूरी असल में हकीकत क्या है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त पे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हुकूमत अब तक झूठ ही बोल रही थी। आप हुकूमती वुज़रा और पाकिस्तान के अंदर जितने भी वो तमाम बीरबल इस हुकूमत के और इस हुकूमत के प्यार करने वालों के हैं, वो आपको यही पैगाम देते हुए नजर आएंगे कि हम किसी किस्म का कोई जुडिशल पैकेज जो है वो नहीं ला रहे और हुकूमत का ना ही कोई इरादा है। यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई और हर तरफ से यही आवाज आ रही थी। लेकिन जब हमने कौमी असम्बली की वेबसाइट को देखा तो वहां पर जो ऑर्डर ऑफ द डे है वो हमें एक अलग ही कहानी सुना रहा है। और नूर आलम साहब जो हैं, जो बिल पेश करने जा रहे हैं कौमी असम्बली के अंदर, इसमें पहला बिल है जी आर्टिकल 184 जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब आर्टिकल 184 की जो जुरिस्डिक्शन है इसके अंदर तरमीम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना 184 का इख्तियार किस तरह इस्तेमाल कर सकेगा, इसे भी अब तब्दील कर दिया जाएगा। फिर आर्टिकल 51, 59 और 106। आर्टिकल 51 क्या है जी, ये मैं आपको बता देता हूं। आइन का ये आर्टिकल मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई भी जमात जो इलेक्शन जीत कर आएगी वो मखसूस नशिस्तों की एक लिस्ट जमा करवाएगी और इसके तनासुब से उन्हें मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। ये मामला वही है जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया और वहां पर हुकूमत का ये मानना है क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ना तो इस प्लेटफॉर्म से कोई जीता और ना ही कोई लिस्ट जमा करवाई, लिहाजा ये नशिस्तें जो 41 उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीते हुए जो हमायत याफ्ता थे, जिनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया गया, अब उनका चूंकि लिस्ट इलेक्शन कमीशन में मौजूद नहीं है तो उनका ताल्लुक जो है वो किसी जमात से नहीं है और उन्हें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो कानून साजी की जा रही है तरमीम करके, अब इसके ऊपर पार्लियामेंट से मोहर लगवाई जाएगी। फिर आर्टिकल 59 आइन का ये आर्टिकल सेनेट के हवाले से है जी। सेनेट में कितने अराकीन होंगे, सेनेट में किस तरह इलेक्शन होगा, इसका तरीक़ाकार अब इस आर्टिकल के अंदर भी तरमीम की जा रही है। आर्टिकल 106 आइन का ये आर्टिकल सूबाई असम्बली के हवाले से है। सूबाई असम्बली और वहां पे वज़ीर आला के इलेक्शन किस तरह होंगे, मखसूस नशिस्तें देने का तरीक़ाकार क्या होगा, इसके ऊपर भी अब एक तब्दीली जो है वो की जा रही है। आर्टिकल 177, 193 एंड 204। अब मैं इस हवाले से भी आपको बता देता हूं कि ये असल में आर्टिकल्स हैं क्या और हुकूमत प्लान क्या कर रही है। आर्टिकल 177 आइन का ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से है। एक जज को उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात नहीं किया जा सकेगा जब तक वो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज ना हो। अब इसके अंदर तब्दीली की जाएगी और मेरी इतलात व्यूअर्स ये हैं कि हुकूमत ने इससे पहले, आपको याद होगा, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के टाइम में ये आइन के अंदर तरमीम करवाई गई हुकूमत से और ये तरमीम इन्होंने इसलिए की थी क्योंकि पहले ये मामला पार्लिमानी कमेटीज के पास था। अब पार्लिमानी कमेटी जो भी फैसला करेगी, जिसका भी नाम देगी, वो बाइंडिंग होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस शिक के अंदर यह भी तब्दीली जो है इसके बारे में गौर खोज किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या फिर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो अपनी राय तो दे सकेगी लेकिन जो हतमी फैसला है वो पार्लिमानी कमेटी का होगा। इस तरह हुकूमत और सियासी जमातें अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस हों चाहे जज साहिबान हों, उन्हें लगाने के लिए अपना पूरा जोर जो है वो लगाएंगे। अब आर्टिकल 193 क्या है? आइन का ये आर्टिकल हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से है। हाई कोर्ट का कोई भी जज उस वक्त तक जज के ओहदे के लिए अहल नहीं होगा जब तक वो 10 साल तक के लिए किसी भी हाई कोर्ट में वकील रहा हो, और यानी वकालत जो है वो आपने जो टर्न्योर है उसमें 10 ईयर्स है, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो इसमें के अंदर भी अब तब्दीली आ रही है। आर्टिकल 204 आइन का ये आर्टिकल तौहीन अदालत के मुतल्लिक है। अगर आप किसी भी अदालती फैसले या जज पर गलत तनकीद करें या उन्हें गाली दें तो वो तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा। लेकिन यहाँ पर भी तब्दीली की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले और उनके ऊपर खुलकर तनकीद की जाए
कोई पूछने वाला नहीं होगा और इसके अंदर भी आप तब्दीली करने जा रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि अगर पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर तनकीद होगी तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। अगर कोई मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली तनकीद करता है वो भी तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। जो मेरी इतलात है ये सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकर्स को ये इस्तेहकाक कहे, ये प्रेरोगेटिव या फिर उन्हें एक आइनी शेल्टर देने जा रहे हैं कि आप खुलकर पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ बोले, उनके फैसलों पर तनकीद करें और वही पॉलिटिकल कीचड़ उछाला जाए जो ये एक दूसरे के साथ करते हैं। और फिर व्यूअर्स, दानियाल चौधरी जो हैं वो तहरीक पेश करेंगे अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद के हवाले से। जो एक्ट है 1997, इसके अंदर तरमीम जो है वो ज़ेर गौर है और ये वो 18 हमले हैं जो हुकूमत वक्त ने रात की तारीकी में पाकिस्तान के आइन पर किए, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर किए। और ये किसी के घर की कानून साजी और आइनी तरमीम तो हो सकती है, इसका जमहूरी अक़दार से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दूं कि ताकतवर हलकों से इस वक्त क्या वाइब्स आ रही हैं और अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, और ये सारी की सारी कहानी हमें वज़ीर कानून ने अपने एक इंटरव्यू में बता दी है। रात को ये हमले कर रहे हैं और इंटरव्यू उससे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोटल आपको एक डिफरेंट पिक्चर जो है पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी। वो ये कहते हैं कि हुकूमत सियासी जमातों को इत्तेमाद में लेकर कानून साजी करने की कायल है। अफवाहों का कोई इलाज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की तकर्री आइन के तहत की जाएगी। इमरान खान को ख्वाब आते हैं, मन मर्जी की गई कि कोई आइनी तरमीम ज़ेर गौर नहीं है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कानून साजी पर बहस के लिए मुश्तरका इजलास का इनेकाद ज़रूरी है। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का हिस्सा है, इसलिए बहुत सारी आइनी शिकों को मुश्तरका इजलास में ही पेश किया जाता है। अब ये इन्होंने जितनी बातें कही हैं ये बातें गलत नहीं हैं, लेकिन जो मन मानी और मन मर्जी और दिल के जो फैसले हैं और दिल की जो ख्वाहिशात हैं वो आइनी तरामीम की शक्ल में बाहर आ रही हैं। आपने ये जो बातें कही ना कि इजलास बुलाया जाएगा, तरीकाकार यही है, लेकिन जो फैसले किए गए, जो तरामीम आप लेकर आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान की आवाम का कुछ नहीं भला होगा। लोग शहीद हो रहे हैं, पेट्रोल पंप्स के ऊपर लोग ग्रेनेड फेंक कर पेशावर के अंदर भाग रहे हैं, बलूचिस्तान जल रहा है, लोगों को गाड़ियों से उतार कर, बसों से उतार कर उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं, जो पंजाबी है उससे गोली मारी जा रही है और मुल्क जल रहा है। और इस मुल्क के अंदर जो फैसिलिटेशन है, जो सहूलतकारी है पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर किन लोगों के लिए हो रही है, ये वो लोग हैं जो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए और आइन और कानून और इंसाफ के तकाजे जिस तरह से पूरे हो रहे हैं, इसके रास्ते में रुकावट बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब फिर वो ये भी कहते हैं कि आइनी तरमीम मुश्तरका इजलास में नहीं आती, आइनी तरमीम जब भी आएंगी पार्लियामेंट और सेनेट में अलग अलग हम लेकर आएंगे। अगर मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में रिटायर्ड होते हैं तो उनकी जगह नए चीफ जस्टिस की तकर्री आइन के दायरे में रहते हुए की जाएगी। इस हवाले से कोई दूसरी गुंजाइश बाकी नहीं है। यानी उन्होंने इस तासुर को ज़ाहिल करने की कोशिश की कि हम चीफ जस्टिस नहीं बदल रहे, चीफ जस्टिस वही होगा, लेकिन अगर का लफ्ज़ उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ज़रूर इस्तेमाल किया। व्यूअर्स, मुल्क में उन्होंने ये भी कहा कि 18वीं तरमीम के बाद आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब भी रिटायर्ड होते हैं तो उनकी जगह सीनियर तरीन जज ही उनकी जगह लेता है, और ये तरीकाकार किसी शख्स से नहीं बल्कि हमारे आइन में रखा गया। आज़म नज़ीर तारड़ ये भी कहते हैं कि इमरान खान को ख्वाब आते हैं और हमने अफवाहों का जवाब जो है वो अब नहीं देना, तरीकाकार मौजूद है और इस तरीक़ेकार पे चलते हुए हम वो करेंगे जिसकी आइन और कानून में इजाज़त है, और इस पर मजीद बहस जो नहीं होगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अक्टूबर में रिटायर्ड हो रहे हैं, उनकी तोसी में कोई दिलचस्पी नहीं। इस हवाले से ये कहना महज अफवाह के सिवा कुछ नहीं कि हुकूमत अपनी मन मर्जी का जज लाने के लिए आइनी तरमीम करना चाहती है। अगर हुकूमत को ऐसा करना होता तो चोरी छुपे ये कर लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स, जो जजों की तादाद का मामला है और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 184 जुरिस्डिक्शन का जो मामला है, और इसके साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि ये किस तरह से तरमीम करने जा रहे हैं, और ये जो अदालत के जजेस की तादाद के हवाले से इस तमाम इंडिकेटर्स हैं कि आइनी पैकेज जो है अपने मकासद को पूरा करने के लिए ये लाया जा रहा है। आइनी तरमीम के बिल दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट और एक हुकूमती सतह पर लाया जाने वाला बिल। हुकूमती सतह पर पेश किया जाने वाला बिल काबीना की मंजूरी के साथ पेश किया जाता है, इसमें किसी की ज़ाती दिलचस्पी या राय शामिल नहीं होती, जबकि प्राइवेट बिल किसी एक मेंबर की जानिब से पेश किया जाता है। जैसा कि इस वक्त जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का एक प्राइवेट बिल असेंबली फ्लोर पर पड़ा हुआ है, और आज़म नज़ीर तारड़ हमें प्रोसीजर समझा रहे हैं कि ये हुकूमत का हक है और पार्लियामान कानून साजी कर सकती है। लेकिन ज़रा गौर करें,
फजल रहमान ने पाकिस्तान के मीडिया और सहाफ़ियों को और जो उनके जितने भी लोग तर्जुमान थे वो बार बार ये कह रहे थे कि हम हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे और हम किसी भी आईनी पैकेज में हिस्सेदारी नहीं डालेंगे। लेकिन पता ये चला कि सब झूठ का पलंदा था, क्योंकि ये तमाम जो बिल इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, जो ऑर्डर्स ऑफ द डे नेशनल असेंबली की वेबसाइट के ऊपर जो पर्चा पड़ा हुआ है, आपको पता लग जाएगा कि सारे नूर आलम साहब की तरफ से लाए जा रहे हैं। और नूर आलम का ताल्लुक किससे है जी? जमीयत उलमा इस्लाम फे ग्रुप से है। और जो नंबर 3 आइटम है नूर आलम, नंबर 4 आइटम वो भी नंबर 7 आइटम नूर आलम, फिर नंबर 9 आइटम जो है वो भी नूर आलम, 11 इसके साथ साथ फिर 15 और फिर उसके बाद, यानी कि तमाम जो मेजर पोर्शन है आईनी पैकेज का वो नूर आलम साहब की तरफ से पेश किया जा रहा है। व्यूअर्स, मतीउल्लाह जान ने भी एक बात कही इसी हवाले से। वज़ीर कानून जिस तरह से टेलीविजन पे कुछ और बात करते हैं, जो मुसवदा जो ऑर्डर्स ऑफ द डे हमारे सामने पड़ा हुआ है, कौमी असम्बली की वेबसाइट पे आप जाकर देख भी सकते हैं, ये टोटल डिफरेंट ओपिनियन जो है वो आपको नजर आएगा। अब वो ये कहते हैं वज़ीर कानून साहब के हवाले से कि कमीशन के इजलास से बाहर आकर आजम रज़ी तारड़ ने सहाफ़ियों को ये बताया था कि जजों समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाई जा रही है ताकि पेंशन्स का बोझ जो है वो कम किया जा सके। अब आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर से राब्ता किया और उन्होंने ये इंकिशाफ किया जी एक इंटरव्यू में। वो ये कहते हैं कि जलसे वाले दिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे राब्ता किया और इस राब्ते के बाद मुझे ये बताया गया कि हालात इस वक्त कितने ख़राब है, मज़हबी जमातों का एहतजाज है इस्लामाबाद के अंदर, लिहाजा आप खान साहब से राब्ता करें और इस जलसे को मुलतवी कर दिया जाए। मुझे ये भी कहा गया कि आपकी खान साहब से हम वीडियो कॉल के ऊपर बात करवा देते हैं, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। और फिर मुझसे ये पूछा गया कि किस की बात करवाई जाए, तो मैंने फिर आज़म सवाती का जो है वो नाम दिया। ये व्यूअर्स, ये जो आज़म सवाती वाली बात है ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है जो अली अमीन गंडापुर के हवाले से ज़राए ने कंफर्म की है। फिर वो ये भी कहते हैं, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि आपकी इमरान खान के साथ वीडियो कॉल मिला देते हैं, फिर आज़म सवाती जेल में इमरान खान से मिलने गए और जलसा मुलतवी करने का उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया। हुकूमत को मैंने कोई लचक नहीं दिखाई और ना दिखाऊंगा। 8 सितंबर का इस्लामाबाद में तारीखी जलसा हर सूरत होगा। इमरान खान ने मुझे जलसे को लीड करने का कहा। मैं जहां भी जाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस मेरे साथ होगी। हम जिन लोगों से लड़ रहे हैं उन्होंने सुपर पावर्स को शिकस्त दी, जबकि पंजाब और सिंध की हुकूमतों से कच्चे के डाकू जो है वो नहीं संभाले जाते। फजल रहमान के साथ धोखा हुआ, शायद अब उनको शायद पता चल जाएगा कि उन्होंने किसके साथ बैठना है। हम सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं और बहुत जल्द ऐसा होगा। जब तक आइन तोड़ने की पादाश में कुछ लोगों पर आर्टिकल 6 लगाकर उन्हें फांसी नहीं दी जाती, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद भी उनसे राब्ता रहा। उनके इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने की कोई हैसियत नहीं होगी। और ये वो तमाम बातें हैं जो अली अमीन गंडापुर ने आज एक इंटरव्यू में कही। व्यूअर्स, अब ये जो जलसे वाला मामला है, मुल्क इस वक्त जल रहा है और जो खबरें बलूचिस्तान से आ रही हैं ये कोई अच्छी खबरें नहीं है पाकिस्तान के लिए। और जो खबरें इस वक्त हमारे सरहदी इलाकों से आ रही हैं, जहाँ जहाँ पे भी ऑपरेशन हो रहा है, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे शहरी जो हैं वो शहीद किए जा रहे हैं। और इन हालात के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की सियासी जमातों को बड़ा दिल दिखाते हुए मुल्क की खातिर सीज़ फायर करना चाहिए। और पाकिस्तान को इस वक्त एक पॉपुलर हुकूमत की ज़रूरत है। और अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाए ना, कम अज़ कम ये इंतकामी सियासत को आप हमेशा के लिए बंद करें। मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क के अंदर जो पॉपुलर गवर्नमेंट है ना, वो खान साहब के बगैर कोई नहीं ला सकता, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि जहां पर मकबूलियत होगी वहीं पर लोग जाएंगे, और अगर मकबूलियत वाले के साथ आप ना खड़े हुए तो लोग फिर आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे। आज उनकी जो जानो माल की हिफाजत हम करने में नाकाम हो गए, रोटी तो बहुत दूर की बात है, ज़िंदगी उनसे छीनी जा रही है। बसों से उतार कर पंजाबी होने की निशानदही की जाती है, शनाख्त की जाती है और फिर गोली मार दी जाती है। ये तखरीबकार, ये दहशतगर्द कौन है, इनका जो रास्ता रोकना और इनको इनके कैफे किरदार तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। ये वो काम है जो रियासत को करना है, ये वो काम है जो पाकिस्तान की हुकूमत को करना है, ये वो काम है जो इन तमाम सियासतदानों को मिलकर करना है। अगर तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं होगा तो फिर हुकूमतें कैसे चलेंगी और हुकूमत का क्या वजूद है। ये भी याद रखिएगा कि पाकिस्तान की आवाम एक पॉपुलर हुकूमत के साथ खड़ी होगी, और अगर हुकूमत पॉपुलर हो तो लोग 3 वक्त की रोटी की बजाय 1 वक्त की रोटी भी खा लेंगे। और अगर हुकूमत पॉपुलर ना हुई
تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ 3 وقت کی روٹی کا آپ سے حساب لیا جائے گا، یاد رکھے گا۔ اسی لیے سیز فائر کریں، ملک کی خاطر، اپنی انا کی جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں، عمران خان کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، باہر سے لوگ آ کر آپ سے جب تقاضا کرتے ہیں اس ملک کے انویسٹمنٹ کا، تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی۔ اب یہ باتیں کیا رپورٹ نہیں ہو رہی؟ دنیا بھر میں ٹویٹر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، برطانیہ کے اندر جو ٹویٹر کے اوپر جو پکچرز آ رہی ہیں، جس طرح لوگوں کی تصویریں شیئر ہو رہی ہیں، پاکستان میں تو نہیں دکھایا جا رہا، لیکن میسج کیا جا رہا ہے؟ سرمایہ کاری باہر سے آتی ہے، سرمایہ کاری ملک کے اندر نہیں ہوگی، تو لہٰذا ملک کی خاطر دل بڑا کریں اور سب لوگ ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں۔ اگر عمران خان نے اپنا جلسہ ملتوی کیا، انہوں نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا، آپ کو بھی اپنا جگر بڑا کرنا چاہیے اور پاکستان کی خاطر ایک سٹیپ پیچھے آنا چاہیے۔ اگر عمران خان پاکستان کے لیے چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر یہ حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیوں ایک سٹیپ پیچھے نہیں ہٹ سکتی؟ ویسے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور پھر اب یہ جو فوجی ٹرائل کی منظوری کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی میں بات کر لوں، چونکہ کچھ لوگ اس کو باقاعدہ ایک اعلان بنا کر جو ہے وہ نشر کر رہے ہیں۔ حکومت نے 28 اگست کو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا تھا جی، تاہم اب ملتوی کر دیا گیا ہے، جس کی وجوہات ابھی تک بتائی نہیں گئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب جی ایک ٹی وی پروگرام میں گئے اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ ہفتے ہوگا، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا گیا تو تجزیہ کاروں اور میڈیا کی جانب سے یہ کیا سرائیاں شروع ہو گئی کہ یہ اجلاس ممکنہ طور پر چیف جسٹس کی مدت ملازمت کو بڑھانے اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے قانون سازی یا پھر عمران خان کے فوجی عدالت میں ٹرائل کی منظوری کے لیے منعقد یعنی بلایا جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو قانون کے اندر، آئین کے اندر جو ترمیم ہے وہ مشترکہ اجلاس میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اب قمر زمان قاہرہ صاحب وہ بھی ریلیونٹ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا فوجی عدالت میں ٹرائل اگر شروع ہوا تو وہ آرمی ایکٹ کے ذریعے ہونا ہے، جو کہ پہلے ہی دونوں ایوانوں سے منظور ہو چکا اور باقاعدہ قانون بن چکا ہے، لیکن سپریم کورٹ پاکستان کا سر فیصلہ نامہ بھی باقی ہے۔ اگر آرمی ایکٹ کے ذریعے عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالت میں شروع کرنا ہے تو اس کے لیے کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم، بل یا کسی اور قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔ قاہرہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کی مدت ملازمت کی توسیع کے حوالے سے کوئی قانون سازی جو ہے زیر غور نہیں ہے، اور میرے خیال میں حکومت نے جو قومی اسمبلی، سینٹ اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے، اس میں معمول کی قانون سازی کی جائے گی۔ لیکن قاہرہ صاحب آپ شاید لیٹ ہو گئے، اور یہ جو قانون سازی کے لیے جو آپ باتیں کر رہے تھے کہ مشترکہ اجلاس، اب یہ مشترکہ اجلاس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اسے کینسل کر دیا گیا ہے۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں دوپہر کو آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔